अरे पुष्पा बेटा, क्या हाल है? अच्छे हो सर। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो चलिए, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स का। और हमारा जो पेपर है, इससे आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी कि व्हाट आर द एरियाज व्हिच आर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द एरियाज व्हिच आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। वैसे ये नहीं कह सकते आप यूपीएससी के बारे में, बिकॉज यूपीएससी काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट स्टिल वी कैन गेस सम एरियाज। जिसका भी आवाज आ रहा है वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सॉरी, आवाजें आ रही है, एक सेकंड, आई गेस अजीब का इशू है। हाँ जी। सो हम बात कर रहे हैं टॉपिक की, टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एरियाज देखेंगे, और ये एरियाज आपको सबसे पहले करना है अगर आप इस ईयर प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपीएससी का। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। पुष्पा, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ठीक है। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ऑब्वियसली आपको जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे है? पहली बात, एग्जाम जो होगा वो 5 जून को होगा। कब होगा पुष्पा? सर 5 जून। 5 जून को। तो अब बताओ मेरे को, करंट अफेयर्स तुम किस किस मंथ का पढ़ना शुरू करोगे? कौन से मंथ का पढ़ना है, कौन से मंथ का नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? सर लास्ट 8 मंथ्स का। लास्ट 8 मंथ्स का तो ठीक है, लेकिन आप पहले क्या करोगे? जैसे जून में दे रहे हैं सर, तो मई तक मई तक पढ़ना नहीं है। पढ़ोगे ना बेटा। जैसे मान लो 5 जून को एग्जाम है, तो 30 मई तक पढ़ के क्या फायदा हाँ, है? यूपीएससी ने तो पेपर एटलीस्ट एक महीने पहले। अप्रैल तक सर। हाँ, अप्रैल से स्टार्ट अप्रैल कर। तक। हाँ, अप्रैल 22 हाँ आपको पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद बैकवर्ड जाना है मार्च 22, फिर फरवरी 22। आप अभी ये टारगेट मत मतलब सेट करो कि आई हैव टू रीड फॉर 8 मंथ्स और आई हैव टू रीड फॉर 12 मंथ्स। डोंट सेट दोस काइंड ऑफ टारगेट, बिकॉज फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है एंड वी डोंट स्टडी एनीथिंग एट ऑल। आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए अप्रैल 22 से एंड गो बैकवर्ड्स एंड सी हाउ मेनी मंथ्स यू कैन कवर इन दीज लास्ट 15-16 days. So you have to start from April 22, you have to go backwards, March 22, February 22, and so on and so forth. उसमें हेल्प क्या करेगा आपको? विजन बहुत ही अच्छा काम करता है कि वो फ्री के मैगजीन निकाल देते हैं, पीटी 365। तो आपको क्या करना है कि ये पीटी 365 लेना है। पुष्पांजलि, आपने ये देखा है पीटी 365? सर, आज देखूंगी। हाँ जी। तो पीटी 365 में आपको पहले 3 मॉड्यूल डाउनलोड करने हैं विजन के साइट से। वो 3 मॉड्यूल है, पहला तो इन्वायरमेंट, दूसरा इकोनॉमी, और तीसरा एसएनटी। एसएनटी क्या होता है पुष्पांजलि? किसको बोलते हैं एसएनटी? साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक। और सैमसंग है। हाँ, इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे पूरे यूपीएससी प्रीलिम सिलेबस का। दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाई इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? ऐसा क्यों है कि इन्वायरमेंट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है पुष्पांजलि? सर क्योंकि आजकल सर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रहा है, तो इसके कारण हमारा लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कैसे हम नहीं, अ, ये चीज ये सब कर। ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखिएगा यूपीएससी का, तो ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं। अब पंगा ये है। सर हाँ, क्योंकि अभी सर मेन फोकस सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कर रहे हैं सर। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो आप एग्जाम देंगे, जैसे आईएएस का और आईएफएस का, आईएफएस मतलब फॉरेस्ट सर्विस, दोनों का सेम प्रीलिम्स होता है। ठीक है, आईएएस का और आईएफएस का सेम प्रीलिम्स होता है, बट डिफरेंट मेंस होता है। डिफरेंट मेंस होता है, इनका मेंस एग्जाम अलग होता है फॉरेस्ट सर्विस का। तो ऑब्वियसली जब दोनों का एग्जाम सेम होगा, आईएएस और आईएफएस का सेम प्रीलिम्स होगा, तो फॉरेस्ट सर्विस वालों के लिए तो पूछना पड़ेगा ना उनको इन्वायरमेंट। तो इसीलिए इन्वायरमेंट पोर्शन जो होता है ये काफी ज्यादा होता है, बिकॉज फॉरेस्ट सर्विस का भी सेम प्रीलिम्स है। एंड टू केटर टू दोज स्टूडेंट्स who are giving forest service, they have to give more questions from environment. ये चीज समझ में आ रही है क्या हो रहा है? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, शायद बताया नहीं बताया? बताया। हम्म। तो ये रीजन है, इसीलिए इन्वायरमेंट का पहले जो पीटी 365 है, यू हैव टू रीड उसका इन्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ना है। और इसके अलावा जो मैंने मॉड्यूल है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, वो देखना है। हम इन्वायरमेंट पे भी आएंगे, इन्वायरमेंट पे भी डिस्कस करेंगे सारी चीजें, कैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन से एरियाज पे ध्यान देना है, सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन आपके पास सिर्फ 2 सोर्सेज होने चाहिए, अभी वो इंपॉर्टेंट है कि कौन से 2 सोर्सेज होने चाहिए। एक तो आपका पीटी 365 वो देख लीजिए, और दूसरा जो मैं ये मॉड्यूल शेयर करूंगा ये देख लीजिएगा। दैट्स इट, जो इन्वायरमेंट का मॉड्यूल मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद बहुत लोग होते हैं, मेरे पास मैसेजेस आ जाता है कि सर शुड वी रीड शंकर और नॉट, शंकर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो शंकर का जो मॉड्यूल है दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो पीटी 365 में कवर्ड नहीं है, इन्वायरमेंट मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है, देन यू शुड गो फॉर शंकर, और शंकर में चेक कर लीजिए वो जो भी चीजें हैं। बट आइडियली मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। बट हाँ, शंकर आपको रखना है, शंकर का इन्वायरमेंट वाला बुक आप
PDF फॉर्मेट में या हार्ड कॉपी, जैसे भी रखना चाहें, यू कैन कीप इट बाय योर साइड। ठीक है बालक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इन्वायरमेंट में। फिर इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमी मैक्सिमम करंट अफेयर से आता है, इसके लिए आपको कोई रमेश सिंह एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेरा इकोनॉमी का मॉड्यूल है और जो PT 365 का इकोनॉमी है, दैट वुड मोर देन सफाइस। सेम थिंग गोज फॉर SNT। SNT काफी वेग पोर्शन है, साइंस एंड टेक, इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ देते हैं, तो इसका भी डिवीजन किया हुआ है। जो मेरा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल काफी अच्छा है एक्चुअली में, स्पेस, हेल्थ, डिफेंस, ऐसे करके वो डिवाइडेड है साइंस, तो आपको ये इजी हो जाएगा समझना। IPR, देन मिसलेनियस, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। स्पेस में इंडिया ने जो भी किया है, इसरो ने, उसमें आप देख लो PSLV, GSLV, ये सारी चीजें क्या होती हैं, व्हाट इज 3 स्टेज, व्हाट इज 4 स्टेज, बेसिक चीजें आपको देखनी है। अभी गगनयान है, इंडिया का मैन स्पेस मिशन है, वो कब जाने वाला है, किससे जाने वाला है। GSLV अगर यूज हो रहा है तो GSLV का कौन सा वेरिएंट यूज हो रहा है। हेल्थ में आपको देखना होगा कि हेल्थ में क्या क्या नई चीजें आई हैं, यहाँ पे जीन एडिटिंग, नॉम एडिटिंग, ये सारी चीजें बात करते हैं। एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं CRISPR-Cas9, ये काफ़ी फेमस है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है। आपके पास ये वीडियोस क्योंकि आ जाएगा, तो आप आराम से इसको रिवाइज करके वो टॉपिक्स पढ़ सकते हो और अपना नोट्स सेग्रीगेट कर सकते हो। या अब अगर टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, मत बनाओ, ये टॉपिक्स एटलीस्ट पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, फिर डिफेंस आएगा। डिफेंस में आएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इंडिया का पहले जो मिसाइल वेरिएंट था, इंडिया ने जो स्टार्ट किया था बनाना, उसको बोलते हैं पटना। इंडिया ने जो इनिशियली मिसाइल्स बनाए थे उसको बोलते हैं पटना, उसका निमोनिक है पटना। व्हाट डज पटना स्टैंड्स फॉर? पटना में क्या क्या निमोनिक है, कौन कौन से मिसाइल की हम बात कर रहे हैं पटना में? तो पटना का मतलब होता सर है, पृथ्वी, हाँ, फिर एयरफोर्स, आपने कभी सुना है ये पटना पुष्पांजलि? सर नहीं सुना। पटना तो सुना होगा, पटना तो एक सिटी है। हाँ सर, वो नहीं, पटना मतलब निमोनिक्स नहीं सुना इसका। हाँ, तो पृथ्वी, फिर एक अग्नि, अग्नि सुना है, अग्नि मिसाइल। यस सर। फिर हाँ सर, हाँ, फिर त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल फिर सुना। नाग, हम्म। फिर आकाश। ये कुछ मिसाइल्स थे जो इनिशियली इंडिया ने डेवलप किए। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो मिसाइल्स हैं, इसमें से कौन से सरफेस टू एयर हैं, मतलब कौन से सरफेस टू सरफेस हैं, कौन से एयर टू एयर है, मतलब ये मिसाइल्स का कैटेगरी देखना है, दैट्स इट। फिर आज आपको ये भी देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। तो ये कुछ बातें हैं। फिर IPR क्या होता है, व्हाट इज IPR? मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ, फिर अभी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कितने डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं IPR के अंदर, क्या क्या आता है IPR के अंदर? सर IPR, कॉपीराइट हो। हाँ, कॉपीराइट आएगा IPR के अंदर, और क्या आएगा? कॉपीराइट, पेटेंट आएगा, पेटेंट आएगा। ठीक है। फिर GI टैग्स आएंगे। GI टैग क्या होता है? सर जीआई टैग वो सर कोई भी स्टेट का अगर कोई भी चीज के ऊपर अगर हमें मतलब जो ज्यादा मिलता है, मोस्ट पॉपुलर चीज में वो जीआई टैग लगता है, जो अनकॉमन है कोई भी स्टेट से, इसलिए सर हाँ, उसमें मतलब जीआई जैसे टैग जैसे जो दिया फर्स्ट जाता है। GI टैग मिला था वो दार्जिलिंग, जियोग्राफिकल हाँ इंडिकेशन। हाँ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उस दार्जिलिंग टी को मिला था, बिकॉज द टी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी यूनिक, वेरी स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो ऐसी चीजों को हम GI टैग देते हैं। जैसे यहाँ पे आई थिंक काजी नेमू, असम में एक काजी नेमू है, हैव यू हर्ड अबाउट काजी नेमू? यस सर। उसी तरह बंगाल का रसगुल्ला है, उड़ीसा का रसगुल्ला है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो दिंदीगुल का लॉक्स है, दिंदुगुल लॉक्स। तो ऐसी चीजों को जो स्पेसिफिक टू वन रीजन होता है, वहाँ का यूनिक कोई चीज, उसको हम GI टैग देते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कॉपीराइट, पेटेंट, GI टैग, और क्या होता है? एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? कॉपीराइट, पेटेंट, GI टैग, और कुछ और, या दैट्स इट? और कुछ नहीं देते। कॉपीराइट क्या होता है? सर कॉपीराइट सर वो होता है जो कोई भी चीज को वो ओनर का, सर ओनर का मतलब कोई भी अगर कुछ निकालता है तो उसका ही सर वो ही सब कुछ कर सकता है, जैसे उसका ही अधिकार राइट्स होता है। तो वो 20 ईयर के लिए होता है सर, 20 ईयर्स का वैलिडिटी होता है। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ना एक ओह, और चीज ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड GI टैग। ये डिफरेंस पता कीजिए और ये बताइए मेरे को, ये डिफरेंस क्या है कॉपीराइट, पेटेंट और GI टैग के बीच में।
ठीक है बालक, तो ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे आएंगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे, करंट इवेंट्स पे हम कंटिन्यूअसली बात करते रहेंगे। एग्जाम से एक दिन पहले तक वी विल हैव दिस डिस्कशन मंडे टू फ्राइडे, होता रहेगा ये डिस्कशन, कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसपे हमने पहले भी काफी बातें की हैं। अब याद ध्यान ये रखना मेरे भाई लोग कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है इसमें मॉडर्न इंडिया आ जाएगा। और हमने पहले भी डिवीजन किया था कि एंशियंट इंडिया, मॉडर्न मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इसका बेसिक डिवीजन क्या है, कहाँ से कहाँ तक का पीरियड एंशियंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया क्या है और मॉडर्न इंडिया क्या है। और उसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कवर। एंशियंट इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, क्या टाइमलाइन था एंशियंट इंडिया का? हाँ जी, अरे कहाँ चले गए जी दोनों? हाँ सर स्टोन एज टू सर 782 नहीं सर, सॉरी सर, प्री हिस्टोरिक टू 780। हाँ, तो स्टोन एज टू 750 एडी जो होता है, स्टोन एज पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड से लेके 750 एडी तक का जो पीरियड है उसको एंशियंट इंडिया बोलते हैं। मिडिवल इंडिया कब से कब तक? 750 एडी से 1757 एडी तक। 1757 एडी पे मैक्सिमम हिस्टोरियंस क्यों खत्म कर रहे हैं मिडिवल इंडिया को? 1757 में क्या हुआ था? 1757 में सर मुगल का लास्ट अंत हुआ था सर, नहीं, बैटल ऑफ मुगल रूल का। पलासी, बैटल ऑफ पलासी फॉट हुआ था। किसके बीच में बैटल ऑफ पलासी फॉट हुआ था? सर ब्रिटिशर्स और मुगल के बीच। बैटल ऑफ पलासी फॉट हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जो भी कहना चाहो, उनके बीच फॉट हुआ था। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक तरह से कहते हैं पॉलिटिकल पावर बन गई थी। अप अंटिल देन दे वर एक्टिंग मोस्टली एज अ कमर्शियल पावर, बट यहाँ पे अब वो पॉलिटिकल पावर बन गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब ब्रिटिश रूल जो है बहुत फॉर्मली स्टैब्लिश हो गया था एक हद तक। तो एक मॉडर्न इंडिया इसके बाद आ गया और कल्चर जो है डिफरेंट हो गए। जो नया कल्चर ये लोग लेके आए हैं, इन अ वे अकॉर्डिंग टू colonial historians that it was modernizing India, so उन्होंने बोल दिया कि मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो गया 1757 एडी से। ऑल्दो ये एक फिक्स चीज नहीं होती, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद मिडिवल इंडिया खत्म, मतलब मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो गया, बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एग्री ऑन 1757 एडी। 1757 एडी से 1947 एडी का जो पीरियड है दैट इज मॉडर्न इंडिया। ये पीरियड है मॉडर्न इंडिया का। लेकिन इस मॉडर्न इंडिया के पीरियड में जो पीरियड आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो है 1885 से 1947 तक। तो मान लीजिए अभी आपको हम जो टॉपिक बना रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 टॉपिक्स, उसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1885 से 1947 का पीरियड पढ़ना है। उसके कुछ क्वेश्चंस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अभी हम देख लेंगे। और अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशिएंट और मिडिवल में कोई चीज आपको सबसे पहले देखनी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ना है सब कुछ, मैं कह रहा हूँ कि कौन सा पहले देखना है, तो आपको पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म सबसे पहले देख लेना है। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, आपको पैटर्न पता है कि कैसे आते हैं, क्या आते हैं, कुछ चीजें हम देख लेते हैं। और उसके बाद हम इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से 1947 चलेंगे। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस है वो हम कवर करेंगे। फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएंगे, पॉलिटी गवर्नेंस देखेंगे। इस तरह से हमारा एम ये रहेगा कि एग्जाम से पहले तक हम सारे पोर्शन को देख लें एक दो बार, करंट इवेंट्स को भी उसमें जोड़ते चले जाएं। और इससे कुछ मतलब मैक्स बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन मिनिमम आने चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्ट्री मॉड्यूल हम देखते हैं। मैंने आपको बोला कि जो 3 एरियाज आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हिस्ट्री मॉड्यूल में, वो 3 एरियाज क्या हैं? अभी पहले आप बुद्धिज्म जैनिज्म देख लीजिए, इनफैक्ट ये एक एरिया बुद्धिज्म जैनिज्म। और दूसरा आपको जो देखना है वो है मॉडर्न इंडिया 1885 से 1947, ये पोर्शन आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म हमने काफी बार देखा है, तो मैं कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। देख सकते हो बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में क्या बताया है पुष्पांजलि पहले? पुष्पांजलि तो बुद्धिज्म के बारे में बताया कि सर वहाँ पर 8 वो पढ़ना है। और सर बुद्धिज्म का जो काउंसिल हेल्ड हुआ था, कहाँ हुआ था और किस ईयर में हुआ था और किसने प्रेसिडेंसी किसके पास था, वो सब पढ़ना है। हाँ, बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ वो फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म का 8 फोल्ड पाथ बताओ तो ये अजीत, क्या 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म का? सर नहीं पता। पढ़ा था ना बेटा? हाँ सर। कितनी बार पढ़ा है ये? सर 2 बार। बस 2 ही बार पढ़ा है? हाँ सर। आप बताइए पुष्पांजलि, बुद्धिज्म का 8 फोल्ड पाथ।
सर राइट स्पीच, हाँ राइट एक्शन, उसका राइट उसका, लाइवलीहुड। उसका कुछ निमोनिक बताया था पुष्पांजलि, क्या निमोनिक था उसका? उसका निमोनिक था वीजा लेम। वीजा लेम, वीजा लेम का क्या मतलब है? राइट व्यू, फिर राइट इंटेंशन, ठीक है, फिर राइट स्पीच, फिर राइट एक्शन, फिर राइट लाइवलीहुड, और क्या था? राइट लाइवलीहुड, उसके बाद राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन। कभी कभी वो मेडिटेशन को कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। अरे नंदा कितनी बार बताया जी ये? नंदा जी जी सर। कितनी हजार बार बताया है ये नंदा जी? 2। हाँ, अब उसके बाद हमने अभी क्या देखा था? हमने ये जब हम पेपर कर रहे थे, हमने अभी 67 बीपीएससी का पेपर भी डिस्कस किया, और वहां पे कौन सा क्वेश्चन आया था पुष्पांजलि? इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन आया था 67 बीपीएससी में? हाँ सर आया था, आया था। क्या आया था? सर वो फर्स्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था और किसने किया था, हाँ, चेयरमैन कौन चेयरमैन था? कौन था? वहाँ पर ये सर आपको, बताओ। हाँ एग्जैक्टली, ये आपको चेयरमैन याद रखना है, चेयरमैन याद रखना है, ईयर याद रखें या ना रखें, लेकिन कौन से एरिया में हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र हमने देखा था। इसी ऑर्डर में मगध का कैपिटल चेंज हुआ था, तो उसी ऑर्डर में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, फोर्थ जो है कुशाना पीरियड में हुआ, कनिष्का के रेन में। आपको चेयरमैन भी याद रखना है, चेयरमैन भी वो पूछते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, और मैं भी ट्रैक रखूंगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और आप लोग भी ट्रैक रखिएगा, क्योंकि इस पर काफी डिस्प्यूट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है? चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर डालिए। मिस्टर अजीत जी सर। डालिए चैट में, आपका तो हिस्ट्री इतना अच्छा है। फटाफट फिर हम मॉडर्न इंडिया पे चलते हैं। अजीत का आंसर, अजीत का नहीं, पुष्पांजलि का आंसर आया है, मिस्टर अजीत। अरे अजीत, अभी देखा ना हमने कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें चेयरमैन कौन थे उसके? कौन थे अजीत? अज्जू, अज्जू अज्जू। अरे अज्जू कहाँ है? तुम्हारा म्यूट करके बोल रहा है, अनम्यूट करो अपने आप को। वसुमित्र सर। हाँ, और तुम क्या लिखा है? तुमको ये याद नहीं होता है ना? जी सर। ठीक है, तो याद करिएगा ना। आज आज आपका क्या होमवर्क है कि ये जी बुद्धिस्ट सर। काउंसिल्स याद कर लीजिएगा, ठीक है? जी चलिए, सर। तो अभी इस क्वेश्चन का स्टेटस क्या है कि इस क्वेश्चन में पुष्पांजलि का सही था, आपका गलत था, अजीत का गलत था। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। चैत्यास विहारास, चैट बॉक्स में आंसर डालिएगा। एक आंसर आ चुका है मेरे पास चैट बॉक्स में। चैत्या क्या है, विहारा क्या है? बुद्धिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, अजीत आप दीजिएगा या अनअटेम्प्टेड रखिएगा इसको? अजीत का भी आंसर आया है, वाह वाह। अजीत चीटिंग तो नहीं करते हैं? जी नहीं सर। वाह, अद्भुत। दिखाइए जरा शक्ल, दिखाइए अजीत, आपका देखें आज शक्ल। अरे सर बाल कटवा तबीयत लिए, खराब। बाल कटवा लिया। नहीं सर, नहीं कटवाया, नहीं कटवाया सर। तो चैत्या क्या है? ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, और विहारा क्या है? ये वैसा प्लेस है जहाँ पे ये लोग रेस्ट वेस्ट करते थे। विहारा ड्वेलिंग प्लेस था, रेस्टिंग प्लेस था मॉन्क्स का,
चैत्या में वर्शिपिंग करते थे और विहारा में रहते थे, टेम्पररी पीरियड के लिए वो रिसाइड करते थे। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। और किसका आंसर सही है ये? बी। हाँ, तुम्हारा सही है और पुष्पांजलि का गलत है। तो अभी जो करंट स्टेटस है आप लोगों का, पुष्पांजलि का एक सही एक गलत और अजीत का एक गलत एक सही, ये स्टेटस है आप लोगों का। ठीक है, चैत्या विहारास। अब आपको क्या करना है कि ये देखना है कि अजंता, इलोरा, करले, अजंता, इलोरा, एलिफेंटा, ये आप लोगों का होमवर्क है। अजंता, इलोरा, एलिफेंटा। और आज अब इतने होमवर्क होंगे कि आप लोगों को वो लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, वीडियो में एक बार रिवाइंड कर लेना जितने भी होमवर्क हैं। करले, चैत्या। अब आपको ये देखना है कि किसमें बुद्धिज्म के एलिमेंट्स हैं, किसमें हिंदुइज्म के एलिमेंट्स हैं, किसमें जैनिज्म के एलिमेंट्स हैं, किसमें सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, जैसे अजंता है, इसमें मैक्सिमम आपको बुद्धिज्म एलिमेंट, बुद्धिस्ट चीजें मिलेंगी, हिंदुइज्म के एस्पेक्ट बहुत कम मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपको एलोरा, एलिफेंटा सब में देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी पुष्पांजलि? सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विहारास क्या है? ये इस तरह के विहारास होते थे, अगर आपको दिखना है अच्छे से तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ मोनास्ट्री अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन ऑफ मॉन्क्स। तो यहाँ पे वो कभी कभी थोड़े देर के लिए रुकते थे, बिकॉज ये लोग क्या होते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, तो विहारास में रुकते थे। बाद में ये विहारास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गए। अजीत, आपको ना म्यूट करना पड़ेगा, आपको इतना सर्दी है, यहाँ तक आ रहा है आपका सर्दी, मेरे को हो जाएगा सर्दी, कंटेजियस डिजीज है ना ये अजीत। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 2014-2015 दोनों साल यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है और आपको बताना है। एग्जैक्ट सेम डिट्टो क्वेश्चन 2 साल पूछा है। पुष्पांजलि क्वेश्चन दिखाया है मैंने पहले आपको? नहीं सर, नहीं दिखा। शबनम डॉक्टर चेंबर में है, इमरजेंसी में गई है, अब क्या होगा? क्या हुआ पुष्पांजलि उसको? कल तक तो ठीक था, पता नहीं कल अच्छा, क्या जल्दी से हुआ। सॉल्व करो। एक आंसर आ गया मेरे पास चैट बॉक्स में, मिस्टर नंदा। नंदा किंगडम कहाँ पे था नंदा? म्यूट में हो बेटा। जी सर। नंदा किंगडम कहाँ हाँ पे, सर। कहाँ एग्जिस्ट करता था? सर नॉर्थ ईस्ट में था सर। नॉर्थ ईस्ट में था नंदा किंगडम? अरे वाह वाह वाह, मगध एम्पायर नॉर्थ ईस्ट में था। नंदा किंगडम को हटा के मौर्यन एम्पायर आया था। तुम्हारा हिस्ट्री जो है ना नंदा। सर नॉर्दर्न इंडिया में सर सॉरी, हम्म, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हाँ हूँ। जी, तो अब इसका सर आंसर आप, नॉर्दर्न इंडिया में। एक आंसर मेरे पास आई थिंक आया था, ईस्टर्न इंडिया बोलेंगे उसको। हाँ लेकिन ठीक है, उस कभी कभी वो नॉर्थ में भी उसको इंक्लूड करते हैं। तो मेरे पास एक आंसर आ गया मिस्टर अजीत का। और पुष्पांजलि आप क्या कहना चाहेंगी? पुष्पांजलि आप अपना आंसर का लॉजिक बताइए। जा, यही थोड़ा लॉजिक। कंफ्यूजन हो, पता नहीं। ऐसे बोलिएगा पुष्पांजलि, आप शक्ल दिखाइए बेटा, देखिए क्या शक्ल है आपका, कैसा शक्ल है? अरे वाह, अद्भुत। घर में ऐसा डार्क करके क्यों रखा है? हाँ, म्यूट पे है, म्यूट पे है, आप म्यूट पे है। तो विंडो नहीं खुला इसलिए। बहुत अच्छा, एकदम अंधेरे में रहिए, नींद इतना अच्छा आता है। अब समझते हैं बुद्धा के बारे में। बुद्धा जो थे वो कहाँ पे थे? वो नेपाल की तराई में उनका लाइफ वाइफ बीता है, वो मगध वगध के काफी क्लोज थे। तो गांधारा, अगर आप 16 महाजनपदास की बात कीजिएगा, मान लीजिए इधर बिहार है आपका, यहाँ नेपाल है लेट्स से, और गांधारा किंगडम जो है ये इधर पाकिस्तान के साइड है। तो उस टाइम में, अब मैं आपको बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ, वैसे यूपीएससी जो आंसर देगा दैट इज करेक्ट। तो उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि कोई बाइक वाइक होती थी या साइकिल वाइकिल होता था, साइकिल का पता नहीं, बाइक वाइक का तो कुछ सिस्टम था नहीं कि बाइक चला के बुद्धा जो है मगध पहुंच जाएंगे। आपसे पूछ रहे हैं कि लाइफ ऑफ बुद्धा के दौरान वो किस किस किंगडम से एसोसिएटेड थे। इन्फ्लुएंस उनका बाद में हर जगह पड़ा है, चाहे वो गांधारा हो या कुछ भी हो, लेकिन अपनी लाइफ में ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा बहुत ही रेयरली या कभी नहीं गए गांधारा। तो गांधारा किंगडम इज नॉट एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो अगर आप सेकंड को हटाते हो, सो यू आर लेफ्ट विद सी एंड डी ऑप्शन, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। अब क्वेश्चन आता है अवंती का। अवंती भी अगेन
एमपी वाले एरिया में है, उज्जैन वाला एरिया, उधर भी वो नहीं गए। कौशल और मगध काफी क्लोज हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर थोड़ा 16 महाजनपदास का मतलब आइडिया है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा आंसर। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इतना इजी है नहीं। जब ये क्वेश्चन आया था तो इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था। तो आप लोग ये थोड़ा 16 महाजनपदास का मैप देख लीजिएगा अच्छे से। आपको देख रहे हैं, अब यहाँ मगध है, इधर वज्जी वज्जी जो एरिया है, कुशीनगर वाला एरिया, इधर बुद्धा बहुत एक्टिव थे, वो राजगृह आए, बोध गया गए, निर्वाणा प्राप्त किया। तो इस एरिया में वो एक्टिव थे। अवंती काफी दूर है और गांधारा भी काफी दूर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता सी? अनम्यूट करो बेटा, तब आप लोग को कोयता सी समझ में आएगा हाँ कि सर। यस सर। सर हमें अवंती ऐसा लगा कि अवंती तो श्योर गए होंगे। अवंती एक्चुअली उज्जैन में भूल गई थी सर, इसलिए गलत हो गया। कोई बात नहीं। और ट्रैक रखिएगा, अभी अभी कंडीशन क्या है आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दूं, ये नहीं दूंगा अभी, हम लोग एकदम सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम कर रहे हैं। आते हैं हम नेक्स्ट पे। यहाँ देखिए, अब ये सब तो हो गया, मैंने आपको बोला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया एंशियंट और मिडिवल इंडिया में वो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म है। ये बोधिसत्व कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बोधिसत्व? बोधिसत्व किसको बोलते हैं? कोई आइडिया? और अनम्यूट कीजिएगा तब नो सर। बताइएगा। नो सर। पुष्पांजलि को आइडिया है? सर भूल गए। भूल गए? ऐसा कैसे चलेगा? हमने क्या देखा था बोधिसत्व के बारे में, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी? हमने क्या देखा था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो डिवीजन हो गया था, महायाना और हीनयाना स्कूल। ये दो डिवीजन था, राइट? और इस दोनों इस डिवीजन में हुआ क्या, क्या बेसिक मीनिंग था, क्या, क्यों डिवीजन हुआ, किस बात पे डिवीजन हुआ महायाना और हीनयाना स्कूल में? महायाना जो लोग थे, मतलब हीनयाना जो लोग थे, ये एक्चुअली में प्योर बुद्धिज्म का फॉर्म है। वो जो बुद्धा को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। सिंबॉलिक फॉर्म का क्या मतलब होता है नंदा? सर जैसे ट्रीज होता है हम्म, जैसे पीपल ट्री या से फिर वो, हाँ, पेंटिंग। हाँ पीपल ट्री से वो उसका निर्वाणा रिप्रेजेंट कर देते थे बुद्धा का। उसके बाद हॉर्स से वो महाभिनिष्क्रमणा दिखा देते थे। हॉर्स से महाभिनिष्क्रमणा का क्या मतलब है? व्हाट इज महाभिनिष्क्रमणा? क्या होता है महाभिनिष्क्रमणा? कि घर छोड़ के चले गए, वो हॉर्स बहुत प्यारा था उनको, हॉर्स को छोड़ के चले गए, हॉर्स बहुत दुखी था। तो इस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखा रहे थे सिंबॉलिक फॉर्म में। लेकिन महायाना वाले जो थे वो बुद्धा को इनफैक्ट एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म का क्या मतलब होता है? सर जैसे सर आइडल, हाँ, जैसे यहाँ स्टेचूज। इमेजेस देख रहे हो ना, इस तरह से स्टैचूज के फॉर्म में दिखाना चाहते थे वो उनको। हीनयाना वाले बोलते थे कि बुद्धा हम में से ही एक थे जो बहुत आगे चले गए, बहुत ऊपर चले गए, निर्वाणा की प्राप्त कर ली। महायाना वाले बोलते थे कि नहीं, बुद्धा एक गॉड है, उनको हम गॉड की तरह वर्शिप करेंगे। और भी डिवीजन था, और भी क्लासिफिकेशन और डिफरेंसेस थे महायाना और हीनयाना में। हमने ये भी देखा था, ये सिंबॉलिक और एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म का हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि पहले जमाने में 60s 70s में गाने में क्या होता था। आपको तो ये याद होगा, ये आपका फेवरेट पार्ट है अजीत। क्या होता था 16 70s के गाने में? बताइए अनम्यूट करके, जल्दी से बताइए। सर कभी भी कुछ भी ऐसा सीन दिखाना होता था सर, गुलाब के फूल दिखा अरे, देते थे। आपको सब याद है, फिर कैसे भूल गए? ये तो याद था ना आपको, यस। फिर कैसे भूल गए? हम क्या देखते थे, अगर आपको समझना है महायाना और हीनयाना को और अच्छे से, हीनयाना सर सिंबॉलिक और लैक ऑफ महायाना, प्रैक्टिस सर। हाँ महायाना एंथ्रोमॉर्फिक। तो उसमें हम ये देखते थे कि हीनयाना वाले वाले क्या करते थे। अगर सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म समझना है, इसका मतलब क्या है कि 16 70s की मूवीज में क्या होती थी कि आप लोग वीडियो ऑफ कर लो यार, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। 60s और 70s की मूवीज में जब लड़का लड़की किस करते थे तो दो पौधों को दिखा दिया जाता था किस करते हुए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं। तो जो पहले वो दिखाते थे पौधों को किस करते हुए, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म, दैट इज हीनयाना फॉर्म। और अभी जो दिखाते हैं वो खुल्लम खुल्ला किस करते हुए, दैट इज एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म, महायाना फॉर्म। नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन, हम एक जोक की तरह इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो हीनयाना महायाना का एक ये चीज था। और महायाना में कॉन्सेप्ट था बोधिसत्व का। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना है कि महायाना में ये कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व का, ये हीनयाना का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बोधिसत्व का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड बोधिसत्व? क्या मीनिंग है बोधिसत्व का? कुछ आइडिया?
सर तो बुद्ध का सर स्टैचू को डिटरमाइन करता है। देखिए महायाना वाले बोलते थे कि हम ना कुछ ऐसे लोग होंगे which will help other people to attain their salvation first before attaining their own salvation। ऐसे लोगों को बोधिसत्व बोला गया, जो कि कॉमन लेमन जो लोग हैं उनको हेल्प करेंगे सैल्वेशन अटेन करने में। ये जो लाइफ और बर्थ का पूरा एक नहीं होता है, डेथ और लाइफ का ये जो पूरा साइकिल है, इससे मुक्ति पाने के लिए ये कॉमन मैन को हेल्प करेंगे। ऐसे लोग जो पहले खुद सैल्वेशन लेने से पहले दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं सैल्वेशन लेने में, ऐसे लोगों को बोधिसत्व बोला गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये महायाना का है। हीनयाना वाले बोलते हैं कि हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट देन हेल्प अदर्स। वो बोलते हैं कि नहीं, पहले हम अपना सैल्वेशन अटेन करेंगे देन वी विल हेल्प अदर टू अटेन देयर सैल्वेशन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बोधिसत्व का। समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई तरह? यस सर। पुष्पांजलि आपको Yes, समझ में आया? सर हाँ सर, ये पहले भी डिस्कस किया है हमने। हाँ सर, ठीक है, अब आते हैं इसमें हाँ सर, बहुत बार। हाँ, तो बोधिसत्व जो है ना ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, अभी हम वो देखेंगे। अब उसके बाद जैनिज्म में आते हैं। जैनिज्म जो है बुद्धिज्म से कैसे अलग है? ये सारे जो बुद्धिज्म जैनिज्म है आपको 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड देखने को मिलते हैं, जब ये ओरिजिन होता है इनका। एंड दे आर रिएक्टिंग अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। ये ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, ये क्या था ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी? आप लोग सब जितना ब्राह्मण्स को हाँ, सबसे ऊपर दर्जा दिया गया था सर। सारा डिसीजंस उनके ऊपर सब बेस करता था। ओके। तो अभी हमने क्या देखा था कि जब हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे, हमने देखा था एक बुक थी ऋग्वैदिक संहिता। ऋग्वैदिक संहिता में एक हीन था पुरुषा शुक्ता हीन, और उस पुरुषा शुक्ता हीन में पहली बार वर्णा सिस्टम का जिक्र है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है ब्राह्मण राजन्य और वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय की जगह राजन्य लिखा था। तो हमें एक एविडेंस मिल जाता है कास्ट सिस्टम का, जो बहुत ज्यादा फर्मली स्टैब्लिश हो जाता है। ब्राह्मण्स काफी सुपीरियर हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेधा यज्ञ, राजसूया यज्ञ, वाजपेया यज्ञ। तो वो कहते थे कि बिना ये सेक्रीफाइसेस करवाए, रिचुअल्स करवाए आपको सैल्वेशन नहीं मिल सकता है, और इसके कारण ब्राह्मण्स काफी ऊपर उठ गए। तो जनरली क्या होता है कि मान लो अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, तो रिएक्शन सबसे नीचे वाले ग्रुप का आना चाहिए, शूद्रा का। बट ऐसा नहीं हुआ। 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड रिएक्शन क्षत्रिय लोगों से आया। जैसे कि आप अगर देखोगे तो बुद्धा भी एक क्षत्रिय है और महावीरा भी एक क्षत्रिय है। महावीरा कौन है? जो जैनिज्म को जिन्होंने पॉपुलर किया, जो 24th तीर्थंकर हैं जैनिज्म के। तो ये लोग जनरली क्षत्रिय क्लास हैं जिनको ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी पसंद नहीं आ रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वेदास में जो लिखा है उसी से निर्वाणा आपको प्राप्त होगा। इसी के कारण दो टाइप के स्कूल्स डेवलप हो गए थे। एक था आस्तिक स्कूल, एक था नास्तिक स्कूल। क्या होते हैं आस्तिक स्कूल, क्या होते हैं नास्तिक स्कूल, पुष्पांजलि? सर आस्तिक जो गॉड में बिलीव करते हैं और नास्तिक जो गॉड में बिलीव नहीं करते। यही होता है अजीत, आस्तिक और नास्तिक स्कूल। नहीं सर। क्या होता है आस्तिक और नास्तिक स्कूल? सर आस्तिक स्कूल वो होता है सर जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और नास्तिक वो होता है जो बुद्धिज्म को आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं सर। नहीं, ये भी नहीं होता। आस्तिक और नास्तिक स्कूल का क्या मतलब होता है? आस्तिक स्कूल वो होता है हु एक्सेप्टेड वेदा, एक्सेप्टेड वेदा एज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। मतलब जिन्होंने बोला कि वेदा में जो लिखा है, एक्सेप्टेड वेदा एज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, उन्होंने ये बोला कि वेदा में जो लिखा है वही शाश्वत सत्य है। और रिजेक्टेड वेदा, नास्तिक स्कूल क्या होता है? वो रिजेक्टेड वेदा एज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जिन्होंने बोला कि नहीं, वेदास में जो लिखा है वही शाश्वत सत्य नहीं है, यू कैन इवन अटेन सैल्वेशन बाय अदर मीन्स। आपको ये चीज कितनी हजार बार बताया है मैंने आस्तिक और नास्तिक स्कूल का। इट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद वेदास। ये बताया था या नहीं बताया था, या पहली बार सुन रहे हैं ये? बताया था। पुष्पांजलि बताया था ये? कट गया आवाज आपका पुष्पांजलि। सही में बताया था या नहीं बताया था? हो सकता है मैंने आपको नहीं बताया पुष्पांजलि ये। हाँ, हाँ सर बताया था सर। मैंने बार बार आपको कहा था कि आस्तिक और नास्तिक स्कूल जो लेमन टर्म्स में लोग बोलते हैं भगवान में बिलीफ और नहीं बिलीफ, वो बिल्कुल भी मीनिंग नहीं होता है हिस्ट्री में। तो नास्तिक स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स आ गए, जैसे हाँ, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वका, आजीविका। चार्वका का दूसरा नाम था लोकायत। चार्वका, आजीविका, ये नास्तिक स्कूल के पार्ट थे। और आस्तिक स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स आ गए, जैसे योगा आ गया, न्याय आ गया, वैशेषिका आ गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, संख्या। ये सारे कुछ स्कूल हैं जो आस्तिक स्कूल के पार्ट थे, जिन्होंने वेदा को बोला। तो योगा ने भी वेदा को एक्सेप्ट किया है। तो योगा भी एक हिंदू वे ऑफ, और हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू फिलोसफी को वो फॉलो करता है।
बुद्धिज्म जैनिज्म की हम बात कर रहे हैं, चार्वाका और आजीविका की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हो सकता है यूपीएससी इस बार चार्वाका और आजीविका के बारे में पूछ दे। जैसे ही हम बुद्धिज्म और जैनिज्म खत्म कर लेंगे, हम मॉडर्न इंडिया की तरफ चलेंगे और 1885 से 1947 के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे और थ्योरी समझेंगे। चार्वाका, जिसका कि दूसरा नाम लोकायत है, इनकी फिलॉसफी क्या है और आजीविका की फिलॉसफी क्या है, ये भी बताया है अजीत। जी सर। और भूल गए बेटा, हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ सर, नहीं सर, बोला लैक ऑफ प्रैक्टिस सर। लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं बेटा, लैक ऑफ रिविजन। ठीक है, तो अब चार्वाका फिलॉसफी क्या है पुष्पांजलि? आप लोग जितनी जल्दी बताइएगा हम उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे, हम उतनी जल्दी और चीजें कवर करेंगे। चार्वाका फिलॉसफी। सर आप ही बता दो सर आज के लिए, और नहीं होगा। हाँ, अब देखो याद ये रखिएगा कि जो जो वीडियोस हम कर रहे हैं, जो क्लासेस हम कर रहे हैं, वो रिवाइज करते जाइए। आज जाके सबसे पहला काम क्या है, कुछ मत पढ़ना, ये वीडियो ही 2-3 बार रिवाइज कर लेना, बहुत चीज कवर हो जाएगा। चार्वाका जो है वो बिलीव करते हैं मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी में। उनकी फिलॉसफी है मटीरियलिस्टिक। तो मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी का क्या मतलब होता है? वो बोलते हैं कि हमारे लाइफ का एम सर क्या है। याद आ गया सर। हाँ बताइए। सर अगर जिंदगी सर जीनी है तो उधार, जितने चाहे उधारी लेके भी जी लो सर। हाँ, मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी का ये मतलब होता है चार्वाका का, वो बोलते हैं कि हमारे लाइफ का सोल पर्पस है इंजॉयमेंट। सोल पर्पस क्या है? इंजॉयमेंट है। और इंजॉयमेंट के लिए अगर आपको उधारी भी लेनी पड़े तो उधारी लो, मतलब अगर उधारी लेके भी इंजॉय करना पड़े तो इंजॉय करो। और इसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई आपका दोस्त है हु फॉलोज चार्वाका फिलॉसफी, तो कभी आप उसको उधारी मत दीजिएगा, बिकॉज पैसा आने का चांस काफी कम है। समझ में आ रहा है? ये चार्वाका फिलॉसफी थी, दे आर मटीरियलिस्टिक, सोल पर्पस इज इंजॉयमेंट। आजीविका फिलॉसफी क्या था? ये होता सा आजीविका फिलॉसफी, बंगाली में इतना तगड़ा सीख गया हूँ। क्या था आजीविका फिलॉसफी, अजीत कुमार यादव? तो आजीविका था सर कि सर लाइफ क्या था, तो भूल गया फिर। एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन्ड उनका एक टर्म है, ये याद रखना। आजीविका चार्वाका के लिए याद रखना मटीरियलिस्टिक, और आजीविका के लिए याद रखना प्री ऑर्डेन्ड। एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन्ड मतलब सब कुछ लिखा हुआ है पहले सब से, कुछ सब लिखा कुछ। हुआ है। हाँ, सब एवरीथिंग इज प्री मतलब डिसाइडेड। भगवान ने पहले ही आपका फेथ लिख दिया है, आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, सो व्हाई बॉदर। लाइफ पहले से लिखी जा चुकी है आपकी, सब कुछ प्री ऑर्डेन्ड है, इसीलिए ज्यादा मगजमारी करने का कोई फायदा नहीं है। दैट इज आजीविका फिलॉसफी। पुष्पांजलि ये बताया था नहीं बताया था? सर बता था। ठीक है, चलिए। तो अब ये दोनों जो फिलॉसफी है काफी एक्सट्रीम है। एक बोलता है कि कुछ मत करो, दूसरा बोलता है कि पूरा सिर्फ लाइफ एंजॉय करो। तो ये दो एक्सट्रीम फिलॉसफीज हैं, और इनके बीच का फिलॉसफी बुद्धिज्म और जैनिज्म के कैटेगरी में आता है। हमें आजीविका और चार्वाका के ज्यादा बुक्स नहीं मिले हैं, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो भी टेक्स्ट मिले हैं हमें, उसमें इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है इन दोनों फिलॉसफी को। इससे हमें ये समझ में आता है कि ये काफी पॉपुलर रहे होंगे उस टाइम, तभी इतना क्रिटिसिज्म किया गया है। कोई अगर पॉपुलर नहीं है तो क्रिटिसाइज क्यों करोगे उसको? तो ये चीज़ है। अब लेस देन 1 मिनट बचा है इस वीडियो में, हम पार्ट 2 बनाते हैं, उसका मैं आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजता हूँ। और हम अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म एटलीस्ट खत्म करेंगे आज, और कोशिश करेंगे मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करने का। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम आते हैं जैनिज्म पे, बुद्धिज्म और जैनिज्म पे, कि हाउ बुद्धिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम जैनिज्म, हाउ जैनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम बुद्धिज्म, उसके कुछ निमोनिक्स, कैसे इनको याद करना है।